आज संस्कृत वाले अनिल जी गुरु जी हैं, उनकी स्टाइल में नमो नमः विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं इस लेक्चर में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये लेक्चर नंबर है 97। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी भरहुत के स्तूप के बारे में, और उससे पूर्व वाले लेक्चर में चर्चा हुई थी सांची के स्तूप के बारे में, और ये भी चर्चा की थी अपन ने सांची और भरहुत के स्तूप में विभिन्नताओं के बारे में। किसके बारे में? विभिन्नताओं के बारे में। दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी पिछले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अमरावती का स्तूप। किसका? अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप का जो समय है वो सुंग सातवाहन काल में ही माना जाता है। इसलिए आप अपन ने चर्चा की सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, और उसके बाद में आज चर्चा हो रही है अमरावती का स्तूप। इसका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी 200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। अमरावती का जो यह स्तूप है ये दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है। कौन सी स्थान पर है? अमरावती का जो ये स्तूप है ये भारत के गुंटूर जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है। ये अमरावती का जो स्तूप है इसके पास कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरावती का स्तूप कौन सी नदी के तट पर है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरावती का स्तूप का समय क्या माना गया है, तो 200 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? अमरावती का ये स्तूप दक्षिण के गुंटूर जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है। आगे चलकर इस स्तूप के चारों ओर एक विशाल वेष्टिका बना दी गई थी। क्या बना दी गई थी? चारों ओर एक वेष्टिका दीवार बना दी गई थी, तथा ईंटों द्वारा निर्मित इस स्तूप के निचले हिस्से को संगमरमर के शिलाफलकों की दोहरी पंक्ति से इसे क्या कर दिया था? ढक दिया गया था। इन्हीं संगमरमर के जो शिलाफलक थे उन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन किया गया था और अलंकरण भी किया गया था, यानी कि भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की घटनाओं को इस पर अंकित किया गया था। अंकित करने के बाद में उन चित्रों को क्या किया था? उन्हें अलंकृत किया गया था, यानी कि उन्हें भी सजाया गया था। बारीक बारीक वर्क उसमें किया गया था, जो कि अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का था, जो एक उच्च कोटि की कला मानी जाती है। अमरावती का जो यह स्तूप है अत्यंत विशाल है, अर्थात ये बड़ी साइज का है, विशाल आकार का बना हुआ है। इसके जो तल का व्यास है लगभग 108 फीट है। इसका जो तल का व्यास है इस तरीके से, इसके तल का व्यास कितना है? 108 फीट है। कितना? 108 फीट है। इसके तल का व्यास कितना हो गया? 108 फीट हो गया। 108 फीट तल का व्यास। तल का व्यास कितना हो गया? 108 फीट। इस प्रकार से ये अमरावती का स्तूप बना हुआ है। तो लिखेंगे साथ के साथ में नोट्स के रूप में। सबसे पहले लिखेंगे स्थिति। अमरावती का स्तूप कहां पर है इसकी क्या लिखेंगे? स्थिति लिखेंगे। फिर लिखेंगे अमरावती का यह स्तूप
दक्षिण भारत के अमरावती का यह स्तूप दक्षिण भारत के गुंटूर नामक जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है। अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है। दोबारा सुनेंगे एक बार। अपन चर्चा कर रहे हैं अमरावती का स्तूप जिसका समय 200 ईसा पूर्व माना गया है और चर्चा हो रही है इसकी स्थिति के बारे में, ये कौन सी जगह और कहां पर स्थित है। तो देखिए अमरावती का यह स्तूप दक्षिण भारत के, कौन से भारत के, दक्षिण भारत के, यानी भारत के दक्षिणी दिशा की ओर, दक्षिण में भारत के दक्षिण भारत के गुंटूर नामक जिले का नाम क्या है, गुंटूर है। तो गुंटूर नामक जिले के अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है और यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन से स्थान पर, कृष्णा नदी के तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन आएगा अमरावती का स्तूप कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आप उत्तर दे देंगे उत्तर जी कृष्णा नदी के तट पर। कौन से तट पर, कृष्णा नदी के तट पर। आगे चलकर इस स्तूप के चारों ओर एक विशाल वेष्टिनी बना दी गई थी। आगे चलकर इस स्तूप के चारों ओर एक वेष्टिनी बना दी गई थी। क्या बना दी गई थी, वेष्टिनी बना दी गई थी। वेष्टिनी का मतलब होता है दीवार। एक वेष्टिनी बना दी गई थी तथा ईंटों द्वारा निर्मित इस स्तूप के निचले हिस्से में, ईंटों द्वारा निर्मित इस स्तूप के निचले हिस्से में संगमरमर के शिला फलकों की दोहरी पंक्ति से इसे क्या कर दिया था, ढक दिया गया था। क्या कर दिया था, संगमरमर के शिला फलकों द्वारा, संगमरमर के टुकड़ों के द्वारा इसे नीचे की तरफ से ढक दिया गया था। और इन्हीं संगमरमर के शिला फलकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन किया गया और अलंकृत किया गया, यानी कि इनको भगवान बुद्ध की घटनाओं को इस पे उकेरा गया, साथ ही उन्हें डेकोरेटिव किया गया, उन्हें सजाया गया, अलंकृत युक्त किया गया, जो अत्यंत उत्कृष्ट और कोटि के थे, अत्यंत उत्कृष्ट और कोटि के थे। अमरावती का जो ये स्तूप है यह अत्यंत विशाल है। कैसा है, अत्यंत विशाल है। और इसके तले का व्यास मैंने अभी बताया था लगभग 108 फीट है। कितना है, लगभग 108 फीट इसके तले का व्यास है। इस स्तूप में भग्नावस्था में, यानी कि इस स्तूप के भग्न अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ पर रखे हुए हैं, यानी अमरावती स्तूप है वो एक तरीके से भग्नावस्था में है और इसके अवशेष है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। कौन कौन सी जगह रखे हुए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लिखेंगे। अमरावती स्तूप के भग्नावशेष ब्रिटिश म्यूजियम, अमरावती स्तूप के भग्नावशेष ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। और इसके अलावा कोलकाता व मद्रास के म्यूजियम में कौन सी जगह
कोलकाता व मद्रास के म्यूजियम में सुरक्षित है। म्यूजियम में क्या है? सुरक्षित है। दोबारा सुनेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं कि अमरावती स्तूप के जो अवशेष हैं ये वर्तमान में हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, अमरावती स्तूप के जो भग्न अवशेष हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में, कहाँ पर? ब्रिटिश म्यूजियम में हम देख सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता के संग्रहालय में भी रखे हुए हैं और मद्रास के म्यूजियम में भी। म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय। म्यूजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्रहालय। और संग्रहालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूजियम। तो ब्रिटिश म्यूजियम में, कोलकाता म्यूजियम में और इसके अलावा मद्रास के म्यूजियम में इसके अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। इनमें बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों ही संप्रदायों से संबंधित कार्य देखने को मिलते हैं। इनमें बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान। अब देखिए, हीनयान और महायान में क्या अंतर है? बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के हीनयान व महायान, हीनयान और महायान दोनों धर्मों से संबंधित है। दोनों धर्मों से संबंधित है। दोनों धर्मों से संबंधित अंकन हुआ है। अंकन हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों धर्मों से संबंधित अंकन हुआ है, या दोनों संप्रदायों से संबंधित कार्य देखने को मिलता है। दोनों संप्रदायों के धर्मों से संबंधित कार्य देखने को मिलता है। अब देखेंगे हीनयान और महायान में क्या अंतर है। देखो, हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान और महायान यानी कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कुषाण काल में कनिष्क राजा के समय में बनना प्रारंभ हुआ था और उससे पूर्व भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों को पूजा जाता था। किसको? प्रतीक चिन्हों को, जिसको ओम के रूप में, किसके रूप में? ओम के रूप में, स्वस्तिक के रूप में और इसके अलावा त्रिशूल के रूप में और भगवान बुद्ध के पद चिन्हों के रूप में। इस प्रकार से पद चिन्ह बनाकर इनको पूजा जाता था। तो इस प्रकार से प्रतीक रूपों की क्या होती थी? पूजा उपासना होती थी। क्या होती थी? पूजा उपासना होती थी। तो भगवान बुद्ध के मूर्तियां बनने से पूर्व उनके प्रतीक चिन्हों की जो पूजा होती थी और उसके बाद में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई और उसके बाद में साक्षात जो मूर्तियों की यानी कि आदम कद जो शरीर रूपी मूर्ति बनी उनकी जो पूजा होने लगी। तो इन दोनों संप्रदायों को क्या बोला गया? एक को हीनयान, एक को महायान। एक को हीनयान और दूसरे को महायान संप्रदाय की परिभाषा दी गई। इसके अलावा जो अमरावती के स्तूप है उसके पहले के बने हुए जो शिल्प है उन शिल्प में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलती है। यानी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहले के शिल्पों में नहीं मिलती है तथा उसकी आरंभिक जो शैली है वो सांची और भरूच की शिल्प के समान ही है। इसकी जो प्रारंभिक जो शैली है, प्रारंभिक शैली वो सांची के स्तूप और भरूच के स्तूप के समान ही देखने को मिलती है। और अमरावती के स्तूप में पहले
भगवान बुद्ध की कोई भी प्रतिमा नहीं मिलती है, केवल प्रतीक चिन्हों के रूप में उनके अवशेषों की क्या होती थी, पूजा होती थी। क्या होती थी, पूजा होती थी। परंतु लगभग तीसरी शताब्दी, कौन सी शताब्दी, तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में अमरावती का जो शिल्प था उसमें भी बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि तीसरी शताब्दी में अमरावती के स्तूप में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं, जो कि मथुरा तथा गांधार से प्रभावित मालूम पड़ती है। कौन सी शैली से प्रभावित हुई, मथुरा और गांधार से, क्योंकि कुषाण काल में ये दोनों शैली आती हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। कौन सी, गांधार शैली और मथुरा शैली। कुषाण काल में एक राजा हुए थे कनिष्क नाम से, उस राजा ने क्या किया, अपने शासन काल में सोने की मोहरें, सोने के सिक्के आदि का प्रचलन किया। यानी कि अपने शासन काल में सोने के सिक्के चलाए और मूर्तियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पहले भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा होती थी, लेकिन कुषाण काल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी। यानी कि जैसे आज मंदिरों में हम प्रतिमाएं देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, तो पहले इस प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं थी, लेकिन कुषाण काल के समय में ये मूर्तियां बनना प्रारंभ कर दी। और कुषाण काल में भी कौन से राजा के समय, कनिष्क के समय में। किसके समय में, कनिष्क के समय में। तो इन्होंने सबसे ज्यादा गांधार शैली में और मथुरा शैली में मूर्तियां बनाई। गांधार शैली में तो इन्होंने बलवे उससे सलेटी पत्थर से, कौन सी, सलेटी पत्थर से मूर्तियां बनी, और मथुरा शैली में बलवे पत्थर से, यानी लाल कलर का जो बलवा पत्थर होता है उससे मूर्तियां बनना प्रारंभ कर दिया। जो अपने मथुरा में, यूपी में है मथुरा वृंदावन, वहां पर उन मूर्तियों को आज भी हम देख सकते हैं। वहां पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो आज भी सुरक्षित है मथुरा संग्रहालय में। तो ये किस काल की हुई, ये हुई कुषाण काल की। किस काल की, कुषाण काल की। तो अमरावती के पहले के बने हुए जो शिल्प है उनमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलती है, तथा उनकी जो आरंभिक शैली थी वो सांची और भरूच के शिल्प के समान ही थी। परंतु लगभग तीसरी शताब्दी के आरंभ में, कौन सी शताब्दी के आरंभ में, तीसरी शताब्दी के आरंभ में अमरावती के जो शिल्प है उन शिल्प में बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं, जो कि मथुरा और गांधार शैली से प्रभावित मालूम पड़ती है। कौन सी शैली से, मथुरा और गांधार शैली से प्रभावित मालूम जान पड़ती है। और अब चर्चा करेंगे अपन अमरावती में जो मूर्ति शिल्प बने हुए हैं या जो अलंकरण हुआ है उसके क्या क्या विषय थे, तो उसके विषय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विषय देखेंगे कि इसके विषय में अमरावती में सांची व भरूच के समान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य एवं जातक कथाओं को अंकित किया गया है। इसके विषयों में पहले नंबर पे क्या लिखेंगे कि अमरावती में सांची और भरूच के समान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य और जातक कथाओं को अंकित किया गया है, उनका अंकन किया गया है। पहले के शिल्प में बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतीक चिन्हों को ही बनाया गया था। पहले क्या किया गया था, बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतीक चिन्हों को ही बनाया गया था, परंतु बाद के शिल्प में उन्हें स्वयं को अंकित किया गया है। बाद के शिल्पों में उन भगवान बुद्ध को स्वयं को ही एक मूर्ति के रूप में अंकित किया गया है, एक आकृति के रूप में अंकित किया गया है। और इसके अलावा जातक कथाओं को भी अंकित किया गया है। किनको, जातक कथाओं को। जातक कथाएं होती हैं भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की कथाएं, उनके जीवन से संबंधित कथाएं। तो उनके जीवन से संबंधित कथाओं में कौन कौन सी ऐसी कथाएं हैं जिनको अंकित किया गया है, तो अपन पढ़ेंगे जातक कथाएं। जातक है कथाओं में, जातक कथाओं में
किस किस को अंकित किया गया है? देखिए, इन जातक कथाओं में हंस जातक कथा, हंस जातक कथा, हंस जातक कथा के बाद में और कौन सी कथा? चंपे जातक कथा, चंपे चंपे जातक कथा को भी अंकित किया गया है, चंपे जातक कथा। उसके अलावा विदुर पंडित जातक कथा, कौन सी? विदुर पंडित जातक कथा, इसको भी अंकित किया गया है अमरावती के स्तूप में। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों में सुजाता का प्रकरण भी अंकित किया गया है। तो लिखेंगे बुद्ध के जीवन संबंधित दृश्यों में सुजाता का प्रकरण, इसे भी अंकित किया गया है। और उसके अलावा ऐतिहासिक दृश्यों में अजात शत्रु और उदयन के जीवन प्रसंग को भी अंकित किया गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृश्यों को एवं ऐतिहासिक दृश्यों में अजात शत्रु को, किसको? अजात शत्रु को व उदयन के जीवन प्रसंग को भी उकेरा गया है। और इसके अलावा किस किस का अंकन हुआ है? इसके अलावा नाग का, किसका? नाग, यक्ष और यक्षिणियों का हुआ है ना। इसके अलावा किन्नर का हुआ है, किन्नर का भी अंकन हुआ है। कहां पर? अमरावती के स्तूप में। इसके अलावा वृक्षिकाएं, किसका हुआ है? वृक्षिकाओं का भी अंकन हुआ है अमरावती के स्तूप में। यक्षिणियों का हुआ है। इसके अलावा पंखधारी मानव व पशु पक्षी का भी अलंकरण हुआ है। किसका? पंखधारी मानव एवं पशु पक्षियों को भी अलंकृत किया गया है। और इसके अलावा हास्य दृश्य का भी अंकन हुआ है। हास्य दृश्य, जिस प्रकार से भरूच के स्तूप में हास्य दृश्य को अंकन किया गया है, जिसमें एक बौने व्यक्ति को अंकन किया गया है जिसके पैर छोटे और मोटे हैं और कद में वो छोटा बनाया गया है। तो हास्यप्रद जो दृश्य हैं उनका अंकन भी भरूच की तरह कहां पर हुआ है? अमरावती के स्तूप में हुआ है। और उसके अलावा पारिवारिक दृश्य भी अंकित किए गए हैं। कौन से दृश्य? पारिवारिक दृश्य भी अंकित किए गए हैं। तो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, अमरावती के स्तूप में कौन कौन से विषय को अंकन किया गया है। तो देखिए, अमरावती में सांची व भरूच के समान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का और उनकी जातक कथाओं का अंकन किया गया है। पहले भगवान बुद्ध के शिल्प में बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध के स्वयं का अंकन उसमें मिलता है। और इसके अलावा जातक कथाओं में हमें हंस जातक कथा, चंपे जातक कथा, विदुर पंडित जातक कथा, बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों में सुजाता का प्रकरण, और उसके अलावा नाग, यक्ष, किन्नर, वृक्षिकाएं और हास्य दृश्य। कौन से? हास्य दृश्य। इसके अलावा ऐतिहासिक दृश्यों का अंकन हमें मिलता है। ऐतिहासिक दृश्यों में अजात शत्रु का और उदयन के जीवन के प्रसंग का हमें प्रकरण मिलता है। और इसके अलावा और क्या मिला है? इसके अलावा पंखधारी मानव का भी अंकन हुआ है, पशु पक्षियों का भी अलंकरण हुआ है और पारिवारिक दृश्यों का भी अंकन किया गया है। इन सारे विषयों का अंकन किसमें हुआ है? ये हुआ है अमरावती के स्तूप में।
मिटा दिया जाए या लिखेंगे, बताओ जल्दी से, नोट कर लो। इस स्तूप की वेदिका सांची के समान ही स्तूप को घेरे हुए और उसमें सीधे खंभे बनाए हुए हैं। यानी अमरावती का जो स्तूप है, इस स्तूप की वेदिका सांची के समान ही बनाई गई है। सांची के स्तूप की जो वेदिका है उसके समान ही अमरावती स्तूप की वेदिका बनाई गई है। और जो भी स्तूप से घेरे हुए हैं, यानी कि चारों तरफ उसके क्या है, छोटे छोटे स्तूप का निर्माण भी किया गया है। और इसमें छोटे छोटे खंभे एक पंक्ति के रूप में भी बनाए गए हैं। इसमें सीधे खंभे भी बनाए गए हैं। इसमें शिला फलकों की दोहरी पंक्ति में, शिला फलक है, शिला फलकों की जो दोहरी पंक्ति है, डबल पंक्ति, यानी कि दो शिलालेखों को कंटिन्यू बनाकर उसमें एक पंक्ति के रूप में बनाया गया है, जिसे शिला फलकों की दोहरी पंक्ति में बुद्ध के जीवन के जो दृश्य हैं, बुद्ध के जीवन के यानी कि उनके जन्म जन्मांतरों की जो कथाओं के जो दृश्य हैं, उन दृश्यों के अतिरिक्त स्तूप के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। इसके अलावा स्तूप पर भी दृश्य क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब चर्चा करेंगे अपन अमरावती के शिल्प की शैली, यानी अमरावती स्तूप है उसमें जो शिल्प है उन शिल्पों की क्या शैली है। तो टॉपिक लिखेंगे, यानी कि आगे लिखेंगे अपन अमरावती के शिल्प की शैली। अमरावती के शिल्प की शैली, अमरावती के शिल्प की शैली के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अमरावती के शिल्प की जो शैली है वो किस प्रकार से है। तो देखिए, अमरावती के शिल्प की शैली की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है उसकी भक्ति भावना। कौन सी? इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है? उसकी भक्ति भावना। कौन सी विशेषता है? उसकी भक्ति भावना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको दिखाने में शिल्पकार ने पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है। यानी कि उन मूर्ति शिल्पों में जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना को दिखाने के लिए उस शिल्पकार ने क्या किया, पूरी तरीके से प्रयास किया है और उसे 100% दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए कहा गया है कि अमरावती के शिल्प की जो शैली है उस शैली की सबसे बड़ी विशेषता किसे बताया गया है? उसकी भक्ति भावना को बताया गया है। किसको बताया गया है? उसकी भक्ति भावना को बताया गया है, जिसको दिखाने में, यानी कि जिसको बनाने में या उसे उकेरने में, जिसे अंकन करने में शिल्पकार ने पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है और उसे दिखाने में वह पूर्ण रूप से सफल भी रहा है। इसी प्रकार सांची व भरूच में भी जो विषय तथा कथा वस्तु है वही अमरावती की शैली में है। यानी कि सांची और भरूच के स्तूप में जो विषय और जो कथा वस्तु है वही अमरावती के स्तूप में अंकन किया गया है। परंतु इसमें अमरावती के स्तूप में गहराई और सूक्ष्मता से काम लिया गया है। यानी कि अमरावती का जो स्तूप है इसमें जो दृश्य अंकन हुए हैं उन्हें अंकित करने के लिए थोड़ी गहराई का अधिक उपयोग किया गया है। यानी कि ये मूर्ति शिल्प थोड़े गहरे और उभरे हुए बने हुए हैं। कि कैसे बने हुए हैं? गहरे और उभरे हुए बने, और इसमें थोड़ा बारीक से काम किया गया है। कैसे काम किया गया है? थोड़ा बारीक इसमें काम किया गया है। और ये अर्धचित्र अधिक सजीव हो जाते हैं। ये अर्धचित्र यानी कि आधे उकेरे हुए
धरातल से आधे उभरे हुए जो चित्र होते हैं उनको बोलते हैं अर्धचित्र। तो ये अर्धचित्र के रूप में अत्यंत सुंदर बन पड़े हैं। शरीर के अंग और प्रत्यंगों को, शरीर के जो अंग और प्रत्यंग होते हैं, इन अंग और प्रत्यंगों को परिणाम का, इनके जो परिमाण है बीच में बनाने का अंग और प्रत्यंगों को, यानी कि शरीर के कौन सा अंग कौन से स्थान पर एक परिमाण के रूप में, एक अनुपात के रूप में इन्हें बनाया गया है। और इस परिमाण का ध्यान रखने में काफी अच्छी सावधानी रखी गई है। और जो स्त्रियों की आकृतियां बनाई हुई है उनमें अधिकांशतः त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई है। कौन सी? त्रिभंगी मुद्रा में, त्रिभंगी मुद्रा में बनाई गई है, मुद्रा में बनाई गई है, त्रिभंगी मुद्रा में बनाई गई है। अधिकांश जो मूर्तियां हैं किसकी? स्त्रियों की, उनको त्रिभंगी मुद्रा में बनाई गई है। इनके शिल्पों को अधिक गहराई से काटा गया है, यानी कि सांची और भरूच के स्तूप में जो अंकन हुआ है उन अंकन को बनाने से भी ज्यादा अमरावती के स्तूप के दृश्यों को अंकित किया गया है और उन्हें थोड़ा गहराई से काटा गया है, यानी कि इन आकृतियों को अधिक उभरी हुई बनाया गया है, जिन्हें अर्धचित्र भी कहते हैं। आधे उभरे हुए और आधे पत्थर के रूप में। अब इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हम देख लेते हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अमरावती के स्तूप के प्रमुख उदाहरणों में। प्रमुख उदाहरण, इनके प्रमुख उदाहरणों में अमरावती के एक अर्धचित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को एक अड़ियल घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण क्या है? अमरावती के स्तूप के एक दृश्य में, यानी एक अर्धचित्र में, एक उभरे हुए चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को, राजा का नाम क्या है? सिद्धार्थ, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ को, राजकुमार सिद्धार्थ को एक अड़ियल घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया है। राजकुमार सिद्धार्थ को एक अड़ियल घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया है। राजकुमार सिद्धार्थ को एक अड़ियल घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया है। नगर में एक अन्य दृश्य में, यानी कि नगर में एक दृश्य में लोग घबराकर इधर उधर भागते हुए दिखाए गए हैं। उनके चेहरों पर घबराहट के चिन्ह साफ साफ झलक रहे हैं। इस दृश्य को अंकित किया गया है किसमें? अमरावती के अर्धचित्रों के दृश्य में। दोबारा सुनेंगे। अमरावती के एक अर्धचित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को एक अड़ियल घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया है। और जब राजकुमार सिद्धार्थ उस घोड़े पर बैठ जाते हैं, और घोड़ा क्या है? थोड़ा अड़ियल है, अपनी मनमर्जी से चलता है, तो नगर में सब लोगों को क्या हो रही है? घबराहट हो रही है कि पता नहीं ये घोड़ा कौन सी दिशा की तरफ आ जाए और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोगों को इधर इधर भागते हुए भी दिखाया गया है। इसके अलावा जो लोगों के चेहरे पर घबराहट की रूपरेखा आदि दिखाई देती है, एक दृश्य में तो इसको अंकित किया गया है।
इसके अलावा और भी कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनका अंकन कहां पर हुआ है, अमरावती के स्तूप में हुआ है। अमरावती में नागों की पूजा के दृश्य भी अंकित है। किसके? नाग देवता, किसके? नागों के, नागों की पूजा के दृश्य आप देखते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों को क्या किया जाता है? दूध पिलाया जाता है। क्या किया जाता है? दूध पिलाया जाता है। और नाग देवता दूध पीकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं? आपने देखा होगा सांप पकड़ने वाले कई बार तो जो बूढ़े सांप हो जाते हैं या जिनको कई साल हो जाती हैं, वो नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं और जंगलों से दूसरे सांप पकड़ के ले आते हैं, जिन्हें कुछ समय बाद में वो सांप का खेल दिखाते हैं, सपेरा, वो उससे कमाकर खाता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है या मरने की स्थिति पे आ जाता है तो वो उसे अपने घर में नहीं मरने देते, उसे क्या कर देते हैं? उसकी पूजा वूजा करके दूध पिला के उसे कहाँ छोड़ देते हैं? जंगल में छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से नागों की पूजा के दृश्य भी, यानी नाग देवताओं को पूजा जा रहा है, किसमें? दृश्य में। तो ऐसे दृश्यों का भी अंकन किया गया है। और कहीं पर तो बुद्ध को भी नाग के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। कई जगह तो जो सांप है, नाग देवता, नाग, उस विशाल नाग के ऊपर भगवान बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है और राज परिवार उनकी उपासना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राज परिवार उसके पास में बैठकर क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। और कई जगह तो उनके राज परिवार के जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध को सांप से नीचे उतरने की कह रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध भी सांप पर बैठे रहने का प्लान सफल कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ उदाहरणों में हमें सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव मनाते हुए का अंकन भी मिलता है। किसका? सिद्धार्थ के जन्म पर उत्सव। सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के जन्म पर उत्सव को मनाते हुए का दृश्य भी हमें प्राप्त होता है, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रसंग पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? भगवान बुद्ध के जन्म के प्रसंग पर बना हुआ है। इसका भी अमरावती के स्तूप के दृश्यों में अर्ध चित्रों के रूप में अंकन किया गया है। इसके अलावा एक अन्य दृश्य में, यानी एक अन्य प्रसंग में मार विजय, अर्थात एक राक्षस होता है जिसका नाम होता है मार, उस राक्षस का नाम मार है। तो उस मार की जो सेना है वो सेना के द्वारा बुद्ध को साधना भ्रष्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, अंकित किया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन एक राक्षस था मार नाम का, वो राक्षस भगवान बुद्ध की तपस्या को क्या करना चाहता था? उसकी तपस्या को भंग करना चाहता था। तो मार नाम का जो राक्षस था उसने अपनी सेना को लेकर, यानी कि सारे राक्षसों को लेकर भगवान बुद्ध के चारों ओर डरावनी डरावनी आवाजें निकाली और भयंकर रूप धारण किया। कभी आग, कभी हवा, कभी पानी आदि से संबंधित वहाँ पे माहौल बनाया। मतलब कि कभी वर्षा करी, कभी वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में आग लगा दी, कभी गर्मी, कभी धूप, इस प्रकार से नाटक रचे। लेकिन भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में मग्न रहे, यानी कि उन्होंने बाहरी वातावरण को महसूस नहीं किया, वो अपनी तपस्या में मग्न होते रहे। और इधर को मार नाम का जो राक्षस था उसने अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन
भगवान बुद्ध की तपस्या को विफल नहीं कर पाए। इस कारण से इस दृश्य को भी अंकित किया गया है, जिसका नाम दिया गया मार विजय। क्या नाम दिया गया? मार विजय। ये मार विजय नाम का चित्र अजंता की गुफाओं में भी बनाए गए हैं। अजंता की गुफाओं में भी बनाए गए हैं और उसे अजंता की गुफाओं में चित्र के रूप में और मूर्ति के रूप में भी इसे अंकित किया गया है। इसके अलावा बुद्ध को ध्यान मग्न चौकी पर बैठे हुए अंकित किया गया है। किस पर? बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ध्यान मग्न चौकी पर बैठे हुए भी अंकित किया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा एक और उदाहरण में अमरावती में हमें नृत्य का दृश्य भी अंकित हुआ मिलता है। कौन सा? नृत्य का दृश्य। अमरावती में नृत्य का दृश्य भी अंकित किया गया है और कहीं कहीं पर रनिवासों को भी अंकित किया गया है। रनिवासों का मतलब होता है जहाँ पर रानियों के रहने का निवास स्थान। रनिवास किसे कहते हैं? रानियों के रहने का निवास स्थान को रनिवास कहते हैं। तो कहीं कहीं पर रनिवासों का भी दृश्य अंकित किया गया है। एक दृश्य में तो राजसी वैभव को भी दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? राजसी वैभव को दिखाया गया है, यानी कि राज परिवार के जो ठाट बाट होते हैं उसको भी अंकित किया गया है। तो एक दृश्य में राजसी वैभव को भी अंकित किया गया है। इसके साथ ही बुद्ध की बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियां भी बनाई गई है। बुद्ध की बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियां कौन सी? यानी कि आदमी के कद के समान बनाई हुई मूर्तियों को क्या कहते हैं? आदमकद मूर्तियां कहते हैं। तो भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियों को भी बनाया गया है। किसमें? अमरावती के स्तूप में, जो बाद में बनी थी। जब अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था उस वक्त की नहीं है, ये बाद की बनी हुई है, कुषाण काल के बाद की। अमरावती के शिल्प में, अमरावती का जो शिल्प है, अमरावती के शिल्प में चक्र पूजा के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। किसके? चक्र पूजा, यानी चक्र की क्या हो रही है? पूजा हो रही है, जिसके आगे स्त्री और पुरुषों को भी अंकित किया गया है। जिसके आगे स्त्री और पुरुष को भी क्या किया है? अंकित किया गया है। और इसके अलावा अमरावती के शिल्प में यद्यपि मनुष्य आकृतियों को अधिक महत्व दिया गया है और उन्हें सुंदर और सुडौल भी बनाया गया है। यानी कि अमरावती के स्तूप में स्त्री और पुरुषों की आकृतियों को महत्व दिया गया है, जिनको सुंदर और क्या किया गया है? जिनको सुंदर और सुडौल बनाया गया है। इसलिए अमरावती के शिल्प में जातक कथाओं की अपेक्षा भगवान बुद्ध के जीवन के प्रसंगों को और उसके अलावा राजसभाओं के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। किसको किया गया है अंकन? किसका अंकन ज्यादा हुआ है? भगवान बुद्ध की कथाओं का और उसके जन्म जन्मांतरों के प्रसंगों का और इसके अलावा राजसभाओं के दृश्यों का अंकन अधिक किया गया है। तो इस प्रकार के सभी उदाहरण हम कहाँ देख सकते हैं? अमरावती के दृश्य में अंकित अर्ध चित्रों के रूप में, जिन्हें अंकित किया गया है। तो ये था आज आपके अमरावती के स्तूप के बारे में चर्चा, और ये अमरावती के स्तूप के बारे में चर्चा आज यहीं पर समाप्त होती है। और इसके बाद के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे कुषाण काल की। किसकी करेंगे? कुषाण काल की चर्चा करेंगे, जिसमें कुषाण काल में एक राजा हुआ था कनिष्क, और जिसने 2 स्थानों पर अपनी शैली को प्रभावित किया, और कुषाण काल 2 भागों में बट गया। एक तो गांधार और दूसरा मथुरा। गांधार में जो शैली पनपी उसे गांधार शैली कहा गया, और मथुरा में जो शैली पनपी उसको मथुरा शैली कहा गया। दोनों में ही भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियों का बनना प्रारंभ हो गया, जिसमें भगवान बुद्ध को बैठे हुए, खड़े हुए, छत्र युक्त आदि के रूप में बनाया गया। और लेकिन गांधार में
जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वह पत्थर सलेटी पत्थर था, अर्थात उसमें थोड़ी काले कलर की मूर्तियों का निर्माण हुआ। और मथुरा के अंदर जो पत्थर उपयोग में लिया गया था वो कौन सा था, वो लाल बलुआ पत्थर था, जो लाल कलर के पत्थर में आकृतियों का निर्माण किया गया। मैं आपको गांधार शैली की मूर्ति और उसके अलावा मथुरा शैली की मूर्ति आदि के बारे में भी चित्र सहित अध्ययन करा दूंगा। और अब आप देखेंगे स्क्रीन पर अमरावती का स्तूप, ये अमरावती का स्तूप किस प्रकार से था और इसमें कौन कौन से दृश्य अंकित है, इन सब के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये थे आपके अमरावती के स्तूप, जिनके बारे में आपने अभी स्क्रीन पर देखा किस प्रकार से यहाँ पर स्तूप बने हुए थे, इनका निर्माण किस प्रकार से किया गया था, इनके जो स्तूप का जो पार्ट था वो किस प्रकार से था, ईंटों के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो वेष्टनी थी उसका भी आपने अध्ययन किया, देखा, समझा। तो आशा की जाती है कि जितना भी आज पढ़ाया गया है वो आपको स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट वाणी के साथ में समझ में आ गया होगा और आप इनको समझने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे, यानी कि इस ऑनलाइन क्लास को देखेंगे और देखने के बाद में इनके नोट्स भी बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद फिर पुनः एक बार इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार से बीच बीच में इसका आप दोहरान करते रहेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि अभी तक जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए उनमें से आप स्वयं छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ। और क्योंकि जैसे क्वेश्चन ये है, अमरावती के स्तूप से कौन कौन से दृश्य प्राप्त हुए या कौन कौन से दृश्यों का अंकन हुआ है, तो आप उसमें उत्तर लिखे, इनके जितने भी दृश्य आपको मैंने बताए उनका आप नाम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अमरावती स्तूप कहाँ पर है और कब का है, इसका समय बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो। इसके अलावा अनेकों क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन जाएंगे और पिछले जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसमें से भी आप क्वेश्चन बनाना सीखो और उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बनाकर रखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो। और आपकी ऑनलाइन क्लास का जो समय है वो 1:50 से 2:20 तक रखा गया है। क्या 1:50 से 2:20 पर आपका लाइव क्लास का समय रखा गया है, तो आप उस समय क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे।